देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज भारत की 125 करोड़ जनता और पूरी दुनिया की कुल तकरीबन 700 करोड़ की आबादी जिस भयावह स्थिति से गुजर रही है, उस स्थिति को अनुभव करते हुए कोई भी जागृत व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। आज पूरा विश्व गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, आर्थिक विषमता से लेकर हिंसा, आतंकवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसी संवेदनशील समस्याओं से गुजरते हुए विनाश के कगार पर खड़ा है। दुनिया में हर रोज तकरीबन 34,000 बच्चे भूख और कुपोषण से मर रहे हैं और लगभग 100 करोड़ लोग रोज भूखे सो रहे हैं। हिंसा, युद्ध और आतंकवाद की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो प्रति वर्ष तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। शोषण और आर्थिक विषमता की बात की जाए तो पूरी दुनिया के 7% लोगों का 85% संसाधनों पर कब्जा है। और भारत में तो लगभग 100 पूंजीपतियों के पास देश के 52% संसाधन मौजूद है। शरीर के ऊपरी हिस्से में दिखाई देने वाला फोड़ा रोग का लक्षण हो सकता है, मगर रोग का कारण नहीं। ऐसे ही देश और दुनिया में बढ़ रही बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार इत्यादि समाज के रोग के लक्षण है, कारण नहीं। असली कारण तो विनिमय अर्थशास्त्र के आधार पर खड़ा वित्तीय पूंजी का संस्थान है। प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने इस व्यवस्था के बारे में कहा है, यह अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली दैट इज मॉनेटरी सिस्टम को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले क्रांति हो जाएगी। कर्ज, ये जो शब्द है ये 700-800 साल पुराना है, तभी से प्रचलन में आया है। उसके पहले ये शब्द लोग जानते नहीं थे, मतलब इसका इस्तेमाल ही नहीं होता था। लोग समृद्ध थे और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी बिना कर्ज लिए।
लेकिन आज विश्व में 200 के लगभग देश हैं और पूरा विश्व कर्ज में डूबा है। भारत पर 1,30,23,102 करोड़ रुपए का कर्ज है। और भारत सरकार के पास ये पैसे कहां से आते हैं कर्ज देने के लिए? हम और आप, हम जो टैक्स भरते हैं सरकार को, कर देते हैं सरकार को, उसी में से सरकार ये ब्याज चुकाती है और मूल चुकाती है, ब्याज चुकाती है, मूल चुकाती है, ब्याज चुकाती है, मूल चुकाती है। आप देखिए, हर बार जब बजट बनता है फरवरी माह में, उस बजट का 40% व्यय ब्याज के भुगतान में जाता है, 20% व्यय मूल को चुकाने में जाता है, अर्थात 60% व्यय किस में जा रहा है? ये ब्याज और मूल को चुकाने में। सोचिए इस विषय में गंभीरता से। और जो ये ब्याज और मूल है, मूल तो पैसे चुका चुका के कम कर देंगे, शून्य पे ले आएंगे, लेकिन ब्याज तो हमेशा बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। कैसे बढ़ने वाला है, आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लो किसी बैंक ने 100 लोगों को 100 रुपए कर्ज दिया, और मान लो कि सरकार ने भी बैंक से 10,000 रुपए कर्ज लिया। इस तरह कुल कर्ज हुआ 20,000 रुपए। अब अगर इस पर 10% वार्षिक ब्याज लगाया गया 20,000 पर, तो 2,000 रुपए आता है। अतः 1 साल के बाद हमें और सरकार दोनों को मिलकर 22,000 रुपए लौटाने होंगे। सरकार को 10,000 रुपए और आम जनताओं का मिलाकर 10,000 रुपए, और दोनों का 1,000 रुपए ब्याज, ऐसा करके 22,000 रुपए। लेकिन बैंक ने कुल 20,000 रुपए के ही नोट जारी किए हैं। मतलब जितना मूल था उतने ही नोट जारी किए हैं। 2,000 जो अतिरिक्त ब्याज है, इतने रुपए के नोट तो छापे ही नहीं गए हैं। तो ये ब्याज देने के लिए पुनः कर्ज लेना पड़ेगा। जब कर्ज लेंगे तब नोट छपेगा, जब कर्ज लेंगे तब नोट छपेगा, जब कर्ज लेंगे तो नोट छपेगा। इस स्थिति में ब्याज के 2,000 रुपए लौटाना असंभव है, और ये ब्याज बढ़ने ही वाला है हर बार। ये कर्ज के जाल में पूरी दुनिया फंस चुकी है। कोई देश आज ऐसा नहीं है जिस पर 1 रुपए का भी कर्ज ना हो। आज कोई भी व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो पहले कर्ज लेना चाहता है। पूरी जिंदगी हम धन कमाने में लगा देते हैं और हमारे जीवन रूपी धन को नष्ट कर देते हैं। उस धन के पीछे हम लगे हैं, उस कर्ज को चुकाने के पीछे लगे हैं जो कभी चुकने ही नहीं वाला है, जिंदगी भर चलने वाला है, इस पीढ़ी से उस पीढ़ी, उस पीढ़ी से उस पीढ़ी। ये व्यवस्था को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, लेकिन कोई भी इतिहास के पुस्तकों में वास्तविक पैसा कैसा बनता है ये सिखाया नहीं जाता। हम और आप जो भारत के युवा है, हमें क्या करना है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम इन बातों को समझें और समझकर अपने जिंदगी में परिवर्तन लाएं। परिवर्तन तो तब आएगा जब हम इन बातों को समझेंगे। ये चीजें इतनी जटिल बनाई गई है, आम लोगों को समझ में ही नहीं आए।
भारत में आजादी के बाद आचार्य विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और आज के समय में अन्ना हजारे द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रयास एक कदम आगे बढ़ने के बाद भी रास्ते में कहीं खो गए। सवाल इस बात का है कि इन तमाम ईमानदार प्रयासों में कमी कहाँ रह जाती है? व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने में, रणनीति में, व्यक्तित्व में, या इन तीनों में ही? तीन प्रश्न जो दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं और हमारा कर्तव्य यह है कि हम इन तीन प्रश्नों को पहले समझें। दुनिया पर कौन शासन करता है? दुनिया में इतना अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, युद्ध इत्यादि क्यों है? और दुनिया का हर देश, लगभग सभी व्यक्ति अगर कर्ज में है तो ये कर्ज किसका है? कौन है इसका मालिक? क्योंकि अगर किसी से हम कर्ज ले रहे हैं तो ये किसी का धन होगा ना, तो कोई लाभ पर होगा और कोई हानि पर होगा। इस व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। आज दुनिया पागल हो गई है धन कमाने के पीछे। आजकल के लोगों को, बच्चों को, हर व्यक्ति को धन के अलावा कुछ नहीं दिखता। धीरे धीरे नैतिकता समाप्त होती जा रही है, संस्कृति का पतन हो रहा है, बस केवल इस मौद्रिक प्रणाली के कारण, ये बैंकिंग व्यवस्था के कारण। क्या हम चाहते हैं देश से गरीबी जाए? क्या हम चाहते हैं देश से बेरोजगारी खत्म हो? क्या हम चाहते हैं देश से अन्याय, अत्याचार नष्ट हो जाए? अगर हम सच में चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को समझना होगा। हम सबको मिलकर ये सोचना है कि आखिर 1934 में ही आरबीआई की स्थापना क्यों हुई? उसे नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ भारत क्यों नहीं दिया गया? 2 रुपए से लेकर 1000 रुपए के नोट आरबीआई क्यों छापता है? सरकार केवल 1 रुपए का ही नोट छापती। सरकार क्यों नहीं खुद का पैसा बनाती? सोचना है। इसे समझेंगे अगली बार। तब तक ये सोच के रखिए कि कर्ज, जीवन, धन क्या जरूरी है, किसके पीछे भागना है।